वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स इन आवर चैनल डू मैथ्स। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये वीडियो करंट एजुकेशनल सिनेरियो पर है। इससे पहले कि मैं आपको बता दूं करंट एजुकेशनल सिनेरियो का जो लेक्चर है वो कितना इंपॉर्टेंट है, एक बार आइए हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि ये हमारा जो वीडियो है वो किन के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, BHU BEd एंट्रेंस एग्ज़ाम, यूपी BEd एंट्रेंस एग्ज़ाम, इन सभी के लिए हमारा ये वीडियो इक्वली इंपॉर्टेंट है। बात करें BHU BEd एंट्रेंस एग्जाम की, तो इसको 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया: लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस। और इन चारों ग्रुप्स की चाहे आपने किसी भी ग्रुप में फॉर्म डाला हो, आपके लिए ये जो लेक्चर है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मैथमेटिक्स ग्रुप डाल रखा है तो मैथमेटिक्स के भी वीडियोस आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे, वहाँ से आप प्लेलिस्ट में जा करके इन वीडियोज़ को एक्सेस कर पाएंगे। BHU BEd में 100 क्वेश्चन आते हैं, सभी को पता है, जिसमें कि 2 पार्ट में उसको डिवाइड किया जाता है, एक में 30 क्वेश्चन और दूसरे पार्ट में 70 क्वेश्चन। जो 70 क्वेश्चन वाला पार्ट है उसमें आपके ग्रुप के हिसाब से क्वेश्चन आएंगे। मैथमेटिक्स ग्रुप के हैं अगर आप, तो मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन आएंगे। और इसके बाद आप चारों ग्रुप में से किसी ग्रुप को अगर फिल किए हैं तो उन ग्रुप में जो है ये 30 क्वेश्चन सब में कॉमन रहेंगे, यानी कि किसी भी ग्रुप वाले व्यक्ति को ये 30 क्वेश्चन फेस करने ही पड़ेंगे, जिसमें कि 10 क्वेश्चन रीजनिंग आएंगे और 10 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड के और 10 क्वेश्चन करंट एजुकेशनल सिनारियो से आएंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड का पोर्शन हमने इस चैनल पर कवर कर रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के उसको एक्सेस कर सकते हैं, और भी कुछ प्रैक्टिस सेट अभी हम इसमें डालेंगे। इसके अलावा आज हम करंट एजुकेशन सिनेरियो का जो पार्ट है वो डिस्कस करेंगे, और इसमें लगभग 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए, यूपी BEd में भी लगभग 50 क्वेश्चन आते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड और करंट एजुकेशन सिनेरियो को मिला करके, तो इसलिए यूपी BEd एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये है आज के इस वीडियो की महत्ता कि ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। अब बता देता हूँ मैं आपको कि हमारा जो आगे का तरीका रहेगा, हम किस प्रकार से करंट एजुकेशनल सिनारियो को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जो करंट एजुकेशनल सिनारियो, ये वर्ड स्पेशली मेंशन किया गया है आपके सिलेबस में, यानी कि एजुकेशनल सिनारियो की हम बात करेंगे, लेकिन उन एजुकेशनल सिनारियो की बात करेंगे जो हमारे लिए आज के समय में वर्तमान में क्या है, रेलेवेंट है, इंपॉर्टेंस रखता है। तो इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि जो करंट अफेयर्स हैं, यानी कि ऐसे न्यूज़, ऐसे इवेंट्स जो कि अभी हाल फिलहाल में घटित हुए हैं एजुकेशन के फील्ड में, हम उनको ही कवर करेंगे, ऐसा नहीं है। देखिए, कुछ कुछ घटनाएं ऐसी हैं या कुछ इशूज़ ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, पहले भी हुए रहते हैं, लेकिन उनका इम्पैक्ट आज भी होता है। वो बहुत पहले घटित हुए होते हैं, लेकिन इम्पैक्ट उसका वर्तमान में भी दिखाई देता है, तो हम उन चीज़ों को भी कवर करेंगे। और फैक्ट्स, इवेंट एंड इशूज़, देखिए इवेंट और इशूज़ होते हैं वो दोनों अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इवेंट का क्या है कि यह अभी तुरंत हाल फिलहाल में घटित हुआ होगा, लेकिन जो इशूज़ होते हैं वो एक लंबे समय तक चलते हैं, एक बार शुरू हो जाते हैं तो बहुत पता नहीं होता कब तक वो खत्म होंगे। तो जो इशूज़ इंपॉर्टेंट होंगे इस फील्ड में, वो इशूज़ को हम डिस्कस करेंगे और इवेंट्स को भी हम डिस्कस करेंगे। तो हम अपना जो ये सेक्शन होगा इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करेंगे कि हमारे संविधान में किस प्रकार से कितने प्रोविजंस में एजुकेशन की बात की गई है, एजुकेशन को बेहतर करने की बात की गई है। और दूसरे वाले पार्ट में हम वेरियस कमीशंस और एक्ट्स के बारे में बात करेंगे, जो विभिन्न प्रकार के अधिनियम और आयोगों का गठन किया गया अभी तक एजुकेशन के फील्ड में, एजुकेशन में बेहतरी लाने के लिए। इसके बाद हम गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करेंगे, जो कि सरकारी स्कीम, ऐसी सरकारी स्कीमें जो आपके एजुकेशन में सुधार लाने के लिए बनाई गई हैं। और उसके बाद जो पार्ट्स बच जाएंगे उसको हम मिसलेनियस यानी विविध में कवर कर लेंगे। तो ये हमारा 4 पार्ट होगा। आज का पार्ट में हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। जो करंट एजुकेशन सिनारियो है उसमें जो हमारा पहला एस्पेक्ट है वो है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, संविधान क्या है। संविधान एक ऐसा दस्तावेज है, एक ऐसी किताब है जिसके माध्यम से हमारे देश का शासन चलता है। उस संविधान में हमारे देश में जो विभिन्न पद हैं, राष्ट्रपति से लेकर के नीचे जो नौकरशाही तक जो पद हैं, उनके बारे में, उनकी योग्यताओं के बारे में, उनके कार्य के बारे में बताया गया है। और किस प्रकार का देश होना चाहिए वो प्रस्तावना में बताया गया, जिसे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, इस प्रकार से जो हमारे प्रस्तावना की शुरुआत की गई है, ये भी बताता है कि हमारा देश कैसा होना चाहिए। तो उन सब चीज़ों की बात जो है संविधान में की गई है। और इसके अलावा विभिन्न प्रकार के आर्टिकल्स हमारे संविधान में ऐड किए गए हैं। देखिए, आज के समय में हमारे संविधान में लगभग 450 आर्टिकल्स हैं, लेकिन हम देखेंगे इनिशियली, यानी कि जब हमारा संविधान जो बनाया गया था उस समय हमारे संविधान में कितने आर्टिकल्स थे। तो इनिशियली हमारे संविधान में 395 आर्टिकल्स थे और इनको 22 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। और फर्दर हमारे पास जो है 8 अनुसूचियाँ भी थी। तो 22 पार्ट्स में 395 आर्टिकल्स थे और 8 अनुसूचियाँ थी, इसको आप ध्यान रखेंगे।
उसी में से हुआ ये कि हमारे संविधान को कुछ इस तरह से बनाया गया है कि अगर हमें कभी ज़रूरत महसूस होती है कि कोई हमारे सामने जो है बहुत महत्वपूर्ण चेंज हो रहा है और उस चेंज को हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एड्रेस करने की आवश्यकता है, यानी कि समय के साथ साथ कुछ चीज़ें देखिए आउटडेटेड हो जाती हैं, तो उन्हें हमें इम्प्रूव करना पड़ता है। तो हमारे संविधान को एक जीवित संविधान कहा गया। जीवित संविधान इसलिए कहा गया क्योंकि हम अपने संविधान में कुछ भी चेंजेस ला सकते हैं समय के अकॉर्डिंग। तो इस प्रकार से हमारे संविधान में कई सारे संशोधन भी किए गए हैं। आप देखेंगे कि एजुकेशन जो हमारा एक जो फील्ड है, इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से समवर्ती सूची में रखा गया। देखिए 42वें कहा जा रहा है, इसका मतलब इससे पहले 41 टोटल 41 नंबर ऑफ अमेंडमेंट हो चुके थे। अमेंडमेंट यानी कि संशोधन। तो जो 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, इसमें इसके माध्यम से एजुकेशन को हमने क्या किया, कंकरेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची में डाल दिया। अब इसकी जो सिफारिश की थी वो की थी स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। इसे भी आप ध्यान रखेंगे कि किसने की थी, स्वर्ण सिंह समिति ने। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि ये समवर्ती सूची या फिर कंकरेंट लिस्ट क्या होता है। देखिए मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूँ कि हमारे देश में जो विभिन्न फील्ड है, फॉर एग्जांपल अगर कम्युनिकेशन यानी कि संचार का फील्ड हो गया, अंतरिक्ष हो गया, शिक्षा व्यवस्था हो गई, कानून व्यवस्था हो गई, स्वास्थ्य हो गया, चुनाव प्रक्रिया हो गई, नागरिकता हो गया, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये अलग अलग फील्ड है। तो इन अलग अलग फील्ड को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और इसके लिए 3 लिस्ट बनाया गया है टोटल। उन 3 लिस्ट का क्या नाम है, पहली लिस्ट है उसे कहते हैं हम सेंटर लिस्ट, और जो दूसरी लिस्ट है उसे कहते हैं हम स्टेट लिस्ट, और तीसरी लिस्ट जो होती है उसे कहते हैं हम कंकरेंट लिस्ट, जो कि आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। सेंट्रल लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स आते हैं उनमें उस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को होता है। स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट आते हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को होता है, और कंकरेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट होते हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार जो है राज्य और केंद्र दोनों को होता है। लेकिन अगर एक ही मुद्दे पर जो कि कंकरेंट लिस्ट में है उस पर राज्य भी कानून बनाता है और केंद्र भी कानून बनाता है, तो केंद्र का कानून उस पर मान्य होगा, राज्य का कानून वहाँ पर डिमोलिश हो जाएगा। सेंट्रल लिस्ट में आप देखेंगे कि अंतरिक्ष की बात करते हैं, हम संचार व्यवस्था की बात करते हैं, नागरिकता की जो बात चल रही है आजकल काफ़ी, NRC की बात चल रही है, उनकी बात करते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि राष्ट्रीय महत्व की हैं, उसको हम सेंट्रल लिस्ट में डालते हैं, और स्टेट लिस्ट में हम उन चीज़ों को डालते हैं जो उतना राष्ट्रीय महत्व की नहीं लेकिन हाँ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट, जैसे कानून व्यवस्था हो गया, इसको हम क्या करते हैं स्टेट लिस्ट में डाल देते हैं। इसी प्रकार से कृषि इत्यादि जो है उसको भी हम स्टेट लिस्ट में डाल देते हैं। तो ये चीज़ें हमें देखना पड़ेगा। कंकरेंट लिस्ट की बात करें तो उसमें हमने बता दिया कि दोनों ही कानून बना सकते हैं। तो शिक्षा व्यवस्था जो है उसको भी हमने क्या किया, कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि एजुकेशन जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से समवर्ती सूची में रखा गया। अगला है कि आर्टिकल 350A। देखिए 350A में कहा जाता है कि प्रत्येक राज्य एवं स्थानीय प्राधिकारी यानी कि अथॉरिटी का यह दायित्व होगा कि वह भाषाई दृष्टि से अल्पसंख्यकों के बच्चों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा, ध्यान रखेंगे, मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराए। देखिए कुछ कम्युनिटी ऐसी होती हैं जो जिन भाषा का प्रयोग करती हैं उन भाषाओं को बोलने वाले लोग बहुत कम होते हैं, यानी कि वो भाषाई रूप से अल्पसंख्यक होते हैं। तो वो चाहते हैं कि भाई उनकी जो भाषा है वो बची रहे, प्रिजर्व रहे, उनकी भाषा खत्म ना हो जाए, विलुप्त ना हो जाए। तो इसके लिए हमारे संविधान के आर्टिकल 350A में प्रोविजन किया गया है कि ऐसे जो भाषाई अल्पसंख्यक लोग हैं उनके लोगों के लिए ज़रूरी है कि हम उनके बच्चों को जो शिक्षा है, जो प्राथमिक शिक्षा है, उसको हम मातृभाषा में दें, ताकि वो अपनी भाषा को भी जानते रहें। ऐसा ना हो कि कल को अपनी भाषा को क्या कर जाए, भूल जाए। इसी प्रकार से आर्टिकल 343 यानी कि 343, देखिए इसमें कहा गया हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। संघ यानी कि देखिए फेडरेशन है, एक्चुअली हमारा जो देश है वो फेडरेशन है, ना कि यूनियन है। यूनियन वर्ड यहाँ पे सही नहीं है, लेकिन हम चूँकि यूनियन या फेडरेशन के बारे में डिस्कस नहीं करें तो बस आप संघ समझिए यहाँ पे। संघ यानी कि जो सेंटर हमारा है, सेंटर की जो राजभाषा वो क्या है, हिंदी है। ध्यान रखेंगे राजभाषा है, कहीं आप गलती से अगर कोई आपसे बोल दे कि आपकी राष्ट्रभाषा क्या है तो आप हिंदी ना बोल दें। आपकी राष्ट्रभाषा एक्चुअल में कोई नहीं है, आपकी जो राजभाषा है वह हिंदी है, और प्रयास किया जा रहा है कि हिंदी को हम राष्ट्रभाषा बनाएं। अब राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर है, देखिए राजभाषा का मतलब ये हो गया कि जो आपके कामकाज होंगे वो सेंट्रल लेवल पे आपकी हिंदी में भी होंगे, ये बात हो जाती है। और राष्ट्रभाषा हो गया मतलब आपके पूरे स्टेट में वो कामकाज हिंदी में किए जाएंगे, मतलब जरूरी है हिंदी में होंगे, बाकी भाषाओं में होंगे लेकिन हिंदी में जरूरी रहेगा। तो ये चीज़ हमारी आर्टिकल 343 में अगर पूछा जाए कि राजभाषा, हिंदी को राजभाषा किस आर्टिकल के माध्यम से बनाया गया है, तो है आर्टिकल 343। अब आइए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 344(1),
इसमें देखिए 22 भाषाओं को हमने राष्ट्रीय महत्व की भाषा के रूप में घोषित किया है। थोड़ा सा इसमें वो क्लिक करने में फ़ोटो को जो है गड़बड़ हो गया, इसलिए थोड़ा सा फॉन्ट जो है लंबे हो गए हैं। तो आर्टिकल 344 में 22 भाषाओं की बात की गई है कि 22 भाषाएं ऐसी हमारे देश में हैं जो कि राष्ट्रीय महत्व की हैं। हालांकि हमारे देश में कई 100 भाषाएं हैं, 500 प्लस भाषाएं जो काफ़ी ज़्यादा यूज में हैं, लेकिन उनमें से 22 भाषाएं ऐसी हैं जो कि ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, यानी कि राष्ट्रीय महत्व की हैं। जैसे हिंदी, बंगाली, पंजाबी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम। देखिए तेलुगु जो बोला जाता है वो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना बोला जाता है, तमिलनाडु में, कन्नड़ कर्नाटक में, मराठी जानते हैं, मुंबई महाराष्ट्र में, मलयालम केरल में, उर्दू सभी को पता है, सिंधी, उड़िया उड़ीसा में, संस्कृत कश्मीरी, असमिया, गुजराती, बोगो, मैथिली, संताल, नेपाली, डोगरी, कोंकणी, ये सब भाषाएं हैं। तो टोटल जो 22 भाषाएं ये क्या है, राष्ट्रीय महत्व की, इसे आप ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 351 में हिंदी भाषा के विकास के विशेष प्रावधान करने के बारे में बात की गई है कि हम हिंदी भाषा का विकास करने के लिए विशेष प्रावधान कर सकते हैं, जो स्पेशल प्रोविजंस उसको हम कर सकते हैं। जैसे अभी हाल फिलहाल में 3 लैंग्वेज फार्मूला आया था, तो उसके बारे में भी ये कहा गया था कि जो साउथ के स्टेट्स हैं उनको एटलीस्ट हिंदी को एक सब्जेक्ट के रूप में चूज़ करना चाहिए। तो वो 3 लैंग्वेज वाला फार्मूला था, पहले तो कंपलसरी था, अभी वो हटा दिया गया कि अभी कंपलसरी नहीं है, अभी आपकी इच्छा जो जैसे है वो चूज़ कर सकते हैं आप। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 350 की बात करते हैं। देखिए, शिकायत निवारण हेतु भाषा का प्रयोग। प्रत्येक व्यक्ति अपनी किसी शिकायत निवारण हेतु केंद्र व राज्यों में प्रयोग की जाने वाली किसी भी भाषा में पत्र लिख सकता है। जब भी हमने 22 भाषाओं की बात की है, अगर केंद्र को आपको पत्र लिखना है तो आप इन 22 भाषाओं में से किसी भाषा में भी पत्र लिख सकते हैं, जिस भाषा में भी आप लिखने में कंफर्टेबल फील करते हैं। या आप किसी स्टेट में हैं पर्टिकुलर, और उस स्टेट की अगर कोई राजभाषा है तो उस भाषा में भी आप अपनी शिकायत पत्र को लिख सकते हैं। यानी कि आप कोई कंप्लेन करना चाहते हैं तो आप इन भाषाओं में से किसी एक भाषा में कर सकते हैं। ये आपको अधिकार दिया गया आर्टिकल 350 के माध्यम से। आर्टिकल 350 की बात करें हम, तो राष्ट्रपति द्वारा भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशिष्ट अधिकारी की नियुक्ति की जा सकेगी। जो भाषाई रूप से अल्पसंख्यक हैं उनकी सुविधाओं के लिए, उनके प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए भाषाई अल्पसंख्यक की नियुक्ति की जाएगी, और वो नियुक्ति जो है वो हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय करेंगे। ये बात आर्टिकल 350 में कही गई है। देखिए, कुछ बातें थी जो हमारे भाषा से रिलेटेड थी, मतलब हमारी जो लैंग्वेज है, कौन सी लैंग्वेज हमारी राजभाषा है, कौन से राष्ट्रीय महत्व की भाषाएं हैं, इन सब चीज़ों के बारे में एक विस्तृत हमने देखा कि कौन कौन से आर्टिकल्स में क्या क्या बातें की गई हैं। तो इसलिए हमने भाषा, चूँकि करंट एजुकेशन सिनेरियो है और मेनली हमारा लैंग्वेज से रिलेट करता है, तो इससे हमने पहले देख लिया कि कौन कौन सा लैंग्वेज में किस किस बारे में बताया गया है। तो इसे आप याद कर लेंगे, 2-4 बार आप देखेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा। अब बात करते हैं हम कुछ और आर्टिकल्स की जो कि इंपॉर्टेंट हैं, और इनमें क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करके आएगा, डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा आपसे, लेकिन ट्विस्ट करके आ जाएगा। जैसे आर्टिकल 15 की बात करते हैं। देखिए, आर्टिकल 15 जो है एक, आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का जो भाग 3 है उसमें मूल अधिकार की बात की गई है। और मूल अधिकार जो हमारे, उसमें टोटल 6 मूल अधिकारों की बात की गई है, जिसमें कि हमारा जो समानता का अधिकार है वो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक है। और उसी में आर्टिकल 14 के बाद जो आर्टिकल 15 आता है उसकी बात की गई है कि जाति, लिंग, जन्म स्थान, यानी कि आप किसी भी जाति के हों, किसी भी लिंग, यानी कि आपका सेक्स कोई भी हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, या फिर किसी जगह आपने जन्म लिया है, इसके आधार पर राज्य जो है आपसे भेदभाव नहीं करेगा। तो हमारे देश में जो भेदभाव है वो जाति, लिंग या धर्म के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर क्या है, वो निषेध है। इसी प्रकार से आर्टिकल 15 क्लाज 1, आर्टिकल 15 क्लाज 1 ये स्पेशली वुमेन एजुकेशन की बात करता है। ये कहता है कि द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट इन इट्स सिटीजन ऑन ग्रुप्स ओनली ऑफ सेक्स, यानी कि किसी भी लिंग के आप हों, ठीक है, उसके आधार पे किसी भी नागरिक से जो राज्य है, जो स्टेट है, वो क्या करेगा, डिस्क्रिमिनेट, यानी कि भेदभाव नहीं करेगा। देखिए, यहाँ पे जो स्टेट है इसका मतलब ये मत समझिएगा कि हम किसी एक राज्य की बात करें, ऐसे राज्य की जो जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, या फिर महाराष्ट्र हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, हम किसी ऐसे राज्य की बात नहीं करें। यहाँ पे स्टेट का मतलब है गवर्नमेंट से, यानी कि शासन व्यवस्था से, चाहे वो राज्य हो चाहे वो सेंटर हो। तो मेनली हम यहाँ पे सेंटर की बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें राज्य भी इन्वॉल्व किया जा सकता है, मतलब कि हम शासन व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। अगला जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 16 है। इसमें कहते हैं कि जो सार्वजनिक नौकरियां होती हैं इनके संबंध में अवसर की समानता होगी, यानी कि जो गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं उसमें कोई भी व्यक्ति अगर वो उस लायक है, अगर वो कैपेबल है, उसके अंदर वो क्षमताएँ हैं कि वो गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने के लिए जो उनसे रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं उनको क्रैक कर सकता है, तो वो उसको जॉब दे दिया जाएगा। इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसी प्रकार का। लेकिन जो आर्टिकल 16 क्लास 4 है इसमें आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अब आप सोचेंगे कि सभी लोगों को समानता की बात की गई है, कोई भेदभाव की बात नहीं की गई, फिर आर्टिकल 16 क्लास 4 में आरक्षण के माध्यम से असमानता पैदा क्यों की जा रही है। तो इसमें भी कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न है कि जो हमारे समाज में जो थोड़ा
पिछड़े लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको मुख्य धारा में लेकर आने के लिए या फिर थोड़ा उनका जो स्टेटस उसको ऊपर उठाने के लिए हम कुछ विशेष प्रकार के प्रोविजंस कर सकते हैं, क्योंकि वो हिस्टोरिकल रूप से क्या किए गए हैं, उनको दबाया गया है। तो इस तरह के प्रोविजंस भी हमारे संविधान में किया जा सकता है एक जस्टिस लाने के लिए। ये बहुत डिबेट वाला टॉपिक है, तो इस पर हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। अगला हमारा आर्टिकल होगा, जिसमें हम कहते हैं कि अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी, जो छुआछूत की भावना, जो पहले होता था कि मंदिरों में नहीं जा सकते हैं, छू लिए तो पानी नहीं पी सकते हैं, ये सब जो चीज़ें थी वो क्या होगा, निषेध होगा। यानी कि अगर अनटचेबिलिटी का कार्य करते हैं तो आपको जेल हो सकती है, जुर्माना आपके ऊपर लगाया जा सकता है। तो सभी लोग समान रूप से समान हैं, ये बात कहता है आर्टिकल 17। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं तो एक आर्टिकल हमारा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसे आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 21A। देखिए ये जो 21A है, ये इनिशियली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था जिसमें कि 395 आर्टिकल्स थे, उसमें एग्जिस्ट नहीं करता था, यानी कि इसको बाद में हमने ऐड किया हुआ है। कब ऐड किए थे हम? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के माध्यम से हमने इसको ऐड किया। और ये किस लिए फेमस है, आर्टिकल 21A क्यों फेमस है? एक्चुअली इट प्रोवाइड्स फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। ये देखिए फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करता है, सबसे इसकी खास बात है। ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप 6 to 14 ईयर्स, वो ऐसे बच्चे जो कि 6 से 14 वर्ष के बीच में हैं, उनके लिए ये क्या करता है, फंडामेंटल मतलब फ्री और फंडामेंटल यानी कि कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करता है, कि उन्हें प्राथमिक स्तर पर उन्हें शिक्षा दी जाए जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं। और ये उनका एक फंडामेंटल राइट है, क्योंकि जो आर्टिकल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो भाग 3 के अंतर्गत हमारा आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 के बीच का जितना भी आर्टिकल है वो सारे क्या है, फंडामेंटल राइट हैं। तो 21A क्या होता है, इन्हीं बीच में फॉल करता है, यानी कि आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 के बीच में फॉल करता है। तो ये भी हमारे एक प्रकार से क्या हो जाता है, फंडामेंटल राइट हो जाता है, यानी कि शिक्षा प्राप्त करना आपका क्या है, फंडामेंटल राइट है। और एज 6 से लेकर 14 तक आपको फ्री में एजुकेशन दिया जाएगा, ये भी आपका फंडामेंटल राइट है। इन सच अ मैनर एज द स्टेट बाय द लॉ डिटरमाइंस, मतलब जिस प्रकार से भी स्टेट जो है वो नियम बनाता है, उस नियम के माध्यम से आपको शिक्षा प्रोवाइड की जाएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसे आप ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से हम कुछ बात करते हैं, धार्मिक शिक्षा की बात कर लेते हैं। तो जो आर्टिकल 28 है, इसमें कहा जाता है कि राज्य द्वारा पोषित किसी शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, परंतु अन्य मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जाएगी। इसका कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई ऐसी संस्था है जिसमें क्या है, पैसा राज्य का लग रहा है, राज्य यानी कि स्टेट, यानी कि पावर, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि शासन व्यवस्था, यानी कि सरकार, किसी भी सरकार, चाहे वो स्टेट का चाहे सेंटर का, अगर किसी शिक्षण संस्थान में अगर गवर्नमेंट का पैसा लग रहा है तो उस शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, यानी कि उसमें श्रीमद् भगवद गीता नहीं पढ़ाया जाएगा, इसमें कुरान नहीं पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं होगा, बल्कि उसमें वही सामान्य एजुकेशन चलेगा जो पूरे देश में चल रहा है। तो अगर राज्य पैसा दे रहा है उस शिक्षण संस्थान को तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपना पैसा लगा करके कोई ऐसे शिक्षण संस्थान की स्थापना करता है तो वो धार्मिक शिक्षा चलाना चाहे तो चला सकता है, उसके लिए मनाही नहीं है। हाँ, जरूरी है कि उस शिक्षण संस्थान को राज्य से मान्यता प्राप्त हो। अगला आर्टिकल कहता है 29(1) भारत के राज्य क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के निवासियों के लिए किसी विभाग को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति बनाए रखने का अधिकार होगा। हमारे देश में किसी भी क्षेत्र के निवासी हों, ठीक है, और वो अगर किसी भी प्रकार की भाषा या संस्कृति या फिर लिपि का क्या करते हैं, मतलब उनके पास कोई लिपि या कोई भाषा उनकी ऐसी है जो कि काफ़ी उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, उनका जो कल्चर है वो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, वो नहीं चाहते वो ख़त्म हो, तो उसे क्या बनाए रखने का उनके पास अधिकार है कि हाँ, हमारे पास हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आर्टिकल 29 क्लास 1 के माध्यम से हमें ये अधिकार देता है कि हम अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति को बनाए रखें। भाषा को इंग्लिश में हम कहते हैं लैंग्वेज, लिपि को कहते हैं स्क्रिप्ट, और संस्कृति कल्चर आप सभी जानते हैं। अगला कहता है कि आर्टिकल 29 क्लास 2 राज्य द्वारा पोषित यानी फंडेड, जो राज्य पैसा दे रहा है अगर किसी जगह पर तो उसकी बात की जा रही है कि राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाले किसी शिक्षण संस्थान में किसी नागरिक को जाति, धर्म, भाषा के आधार पर प्रवेश देने से नहीं रोका जाएगा। अगर किसी शिक्षण संस्थान में राज्य ने पैसा लगा रखा है, गवर्नमेंट ने पैसा लगा रखा है, तो वहाँ पर जो नागरिक है, अगर कोई भी नागरिक वहाँ पर शिक्षा लेने जाता है तो ऐसा नहीं होगा कि उसे जाति, उसकी जाति या फिर उसका धर्म या फिर उसके किसी भाषा के आधार पर उसको शिक्षण संस्थान में दाखिला लेने से रोका जाएगा, ऐसा नहीं होगा। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर राज्य द्वारा पोषित किसी शिक्षण संस्थान में दाखिला लेना चाहता है तो बिल्कुल स्वतंत्र है, वो ले सकता है, उसमें किसी प्रकार की रोक या मनाही नहीं होगी। अगर ऐसा होता है तो आर्टिकल 32 के माध्यम से आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जा सकते हैं कि आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है, और आर्टिकल 29 क्लास 2 का सीधा सीधा वायलेशन है यहाँ पे कि
आपको ये अधिकार है कि आप जा कर के उस शिक्षण संस्थान में दाखिला ले सकते हैं जो कि राज्य के द्वारा फंडेड है, लेकिन आपको रोका गया। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 30, देखिए आर्टिकल 30 जो है धर्म या भाषा पर आधारित सब अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा प्रशासन करने का अधिकार होगा। जो आर्टिकल 30 हमारा, ये एक तरह से देखा जाए तो एक कम्युनिटी बेस्ड है, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आप एक पर्टिकुलर धर्म को बिलोंग करते हैं, एक पर्टिकुलर आप लैंग्वेज बोलते हैं और आप चाहते हैं कि आप एक ऐसे शिक्षण संस्थान की स्थापना करें जो कि आपके रुचि के अनुसार हो, यानी आप जैसा चाहें वैसी शिक्षा उसमें दी जाए, तो आप कर सकते हैं। आप इसके लिए क्या हैं, बिल्कुल मुफ्त हैं। इसीलिए आप देखेंगे तो कई बार देश में विभिन्न संस्थानों को लेकर विरोध भी उठ जाता है, तो ये चीज़ें हो जाती हैं क्योंकि वो आर्टिकल 30 का हवाला देते हैं कि आर्टिकल 30 में हमारी ये बात की गई कि हम स्वतंत्र हैं किसी भी प्रकार की शिक्षण संस्थानों को हम स्थापित करने के लिए, उसमें अपनी भाषा अपनी धर्म के अनुसार शिक्षा देने के लिए स्वतंत्र हैं। तो ये बात कभी कभी हमें निकल कर सामने आती है। ऑल माइनॉरिटीज़ वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज शैल हैव द राइट टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ दियर चॉइसेस। वही बात कही गई है कि अपनी इच्छा अनुसार चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भाषा के हों, वो एक शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकते हैं और अपनी इच्छा अनुसार उसमें शिक्षा दे सकते हैं। ये उनका राइट है आर्टिकल 30 के अंतर्गत। अगला जो है उसमें बात करते हैं आर्टिकल 41 प्रोवाइड्स दैट ऑल द सिटीजन्स हैव इक्वल राइट्स टू एजुकेशन। सभी जो सिटीजन्स हैं, ये बात DPSP में कही गई है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी, कि जितने भी सिटीजन्स हैं, जितने भी नागरिक हमारे देश में, उन सबको शिक्षा ग्रहण करने का समान अधिकार है। तो ये आर्टिकल भी आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला आर्टिकल कहता है कि आर्टिकल 45 कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। जो आंगनबाड़ी आप देखते हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चों का भी वो ध्यान रखते हैं, क्योंकि उनको ऐसा स्टेट के माध्यम से कहा जाता है। और स्टेट कहाँ से इस बात को लेता है, स्टेट लेता है कॉन्स्टिट्यूशन से, कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 45 में ये बात कही गई कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को हम इस प्रकार से प्रारंभिक अवस्था में, यानी कि बाल्यावस्था में उसकी देखभाल करेंगे और निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा हम क्या करेंगे, देंगे। तो स्टेट जो है, यानी कि जो गवर्नमेंट है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 45 से क्या होती है, इन्फ्लुएंस्ड होती है, और वो इस प्रकार के नियम बनाती है जिसके माध्यम से आर्टिकल 45 के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको क्या किया जाए, कंप्लीट किया जाए, पूरा किया जाए। इसी प्रकार से हम बात करते हैं अगले आर्टिकल की, आर्टिकल 46। इसमें कहा जाता है कि राज्य जनता के निर्बल वर्गों, यानी कि जो वीकर सेक्शंस हमारी सोसाइटी के हैं, के विशेषतया अनुसूचित जाति यानी SC और STs यानी कि अनुसूचित जनजाति के शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा और सामाजिक अन्याय तथा सब प्रकार के शोषण से उनका संरक्षण करेगा। ये क्या होता है, ये एक गवर्नमेंट का ये जिम्मेदारी बनता है कि जो समाज के दुर्बल वर्ग के लोग हैं, यानी कि SC STs या फिर कोई और समाज के दुर्बल वर्ग के लोग हैं, तो उनका शिक्षा के माध्यम से, मतलब शिक्षा के संबंध में या फिर अर्थ संबंध में, यानी किसी भी प्रकार से, हर प्रकार से जैसी उनकी मदद हो सकती है, उनकी उन्नति का प्रयास करेगा। ठीक है, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था करेगा, उनके लिए विभिन्न प्रकार के फंड की व्यवस्था करेगा, उनके लिए स्कॉलरशिप्स की व्यवस्था करेगा, उनको शिक्षण संस्थानों में प्रवेश देने पर निःशुल्क होगा या फिर बहुत ही कम फीस लिया जाएगा, इस प्रकार की व्यवस्था करेगा ताकि उन वर्गों का क्या हो सके, उत्थान हो सके। ये राज्य का क्या होगा, कर्तव्य होगा। और ये कर्तव्य कहाँ से आता है, आर्टिकल 46 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हमारा जो है एक वीडियो रहा जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन के हमने वो सारे एस्पेक्ट्स को डिस्कस किए हैं जिसके माध्यम से आप एजुकेशन को क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो वीडियो था ये कम्प्लीटली कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू द एजुकेशन, ये हमारा इस पर ही बेस्ड था। अब जो हमारा अगला लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे जो विभिन्न प्रकार के आयोग या फिर विभिन्न प्रकार के अधिनियम बनाए गए हैं उन पर हम बात करेंगे। तो हमारा आज का वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। तो डियर फ्रेंड्स, इन वीडियो को देखिए और कई बार रिवाइज करिएगा, क्योंकि आर्टिकल क्या होते हैं कई बार आपको कंफ्यूज करेंगे। जब तक आप इनको 8-10 बार रिवाइज नहीं करेंगे तब तक ये आपको कंफ्यूज करते रहेंगे, इसलिए मेरा आपको सुझाव है कि आप इन्हें बार बार रिवाइज करें। तो डियर फ्रेंड, ये हमारा आज का वीडियो, इसके बाद मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।